साथियों नमस्कार। सृजन क्लासेस में मैं मनीष सर आपका स्वागत करता हूं। जैसे आप से एक वादा किया था कि एग्जाम से कुछ दिन पहले आपके लिए ऐसी क्लासेस लेके आएंगे जिससे कि आप अपनी तैयारी को चेक कर सकें, जहां आपकी गलतियां होती है आप उनको ठीक कर सकें और जो क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं वो हमारे से गलत ना हो, हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाए उन क्वेश्चंस को लेके। तो ये जो क्लासेस है ये आपको उसमें हेल्प करेगी। और इन क्लासेस को हम चैप्टर वाइज नहीं कर रहे, कॉन्सेप्ट वाइज कर रहे हैं, जिससे कि आपको ये पता चले कि ये तो क्वेश्चन हर बार आते हैं और ये क्वेश्चन तो हमारे से गलत हो जाते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को गलत ना हो उसके लिए ऐसी व्यू रचना बनाए जिससे कि हमारा काम और आसान हो जाए। ठीक है, तो सर बात करते हैं आज हम जिस टॉपिक पर, वो एक मेजर टॉपिक है, ये है अंशों का हरण, यानी जिसको हम बोलते हैं अंशों को जब्त करना, यानी हम जिसको बोलते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। देखो बेटा, ये क्वेश्चन हर बार आता है, अंशों का हरण आता है, पुनर्निर्गमन आता है और उससे रिलेटेड लगभग 25 क्वेश्चंस मुझे दिखाई देते हैं। मैं उन सब क्वेश्चंस की आपके सामने बात कर लूंगा जिससे कि आपको जो गलती आपकी हो सकती है वो भी आपकी गलती ना हो। ठीक है बेटा, सबसे पहला ये है कि सर जो अंशों का हरण है जिसको हम बोलते हैं शेयर फॉर फीचर, इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि इस अंशों को हरण करने का अधिकार, अधिकार का मतलब है राइट किसके पास है, कौन अंशों का हरण कर सकता है, तो उसका जवाब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी निदेशक मंडल के पास ये अधिकार है कि वो अंशों का हरण कर सकते हैं। ओके, दूसरी बात ये आती है कि सर ये अंशों का हरण का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। तो मीनिंग क्या है, देखो मीनिंग आप जो अपनी लैंग्वेज में समझते हो ना वो मीनिंग नहीं होता है। आप समझते हो कि शेयर होल्डर ने पैसा नहीं चुकाया और कंपनी ने उसके शेयर जब्त कर लिए। देखो ये प्रॉपर मीनिंग नहीं है इसका। प्रॉपर मीनिंग क्या है, हाँ प्रॉपर मीनिंग ये है कि किसी शर्त के विखंडन पर, हाँ, संपत्ति का अधिग्रहण, इसका मतलब है कि एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा देखो, जब, हाँ, निवेशक के लिए तो वो संपत्ति ही है ना, जो वो शेयर उसने आप खरीदा है। जैसे आप एक्टिवा खरीदते हो तो एक्टिवा आपकी क्या है, संपत्ति तो है, लेकिन अगर आप कोई ईएमआई नहीं चुकाओगे तो कंपनी क्या करेगी, फॉरफिट करेगी ना। तो देखो शब्द क्या आया, किसी शर्त के विखंडन पर संपत्ति का अधिग्रहण जब कंपनी कर लेती है, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी कर लेती है, जब आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपनी कॉल्स का पैसा नहीं चुकाते हैं। तो ये इसका मीनिंग है, जो एग्जाम में आए तो आपको केवल मीनिंग यही देना है। आपको दिखाई दिया ना एक क्वेश्चन, आपको दिखाई दिया दूसरा क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि भाई अंशों का हरण कब किया जा सकता है। तो देखो बेटा, अगर वो अपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है जो ड्यू हुई लेकिन आपने चुकाई नहीं, या फिर आपने कॉल्स इन एरियर का जो ब्याज था ना वो भी अगर नहीं चुकाया है तो भी आपके शेयर का फोर फीचर हो सकता है। मतलब दो केस है, एक तो आपने कॉल्स इन एरियर नहीं चुकाया या फिर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर नहीं चुकाया,
उस कंडीशन में भी आपका शेयर फॉरफिट हो सकता है। तो आपको 3 क्वेश्चन यहां दिखाई दिए। अंशहरण करने का अधिकार किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। अर्थ क्या है? किसी शर्त के विखंडन पर संपत्ति का अधिग्रहण करना, मतलब एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और याद रखना, 2 स्थितियां ऐसी है जब अंशों का हरण किया जा सकता है, या तो बकाया याचना का भुगतान नहीं किया, या बकाया याचना पर ब्याज का भुगतान नहीं किया। ओके, अगली बात आती है, अगला क्वेश्चन बनता है, जब भी हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो याद रखना शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। अंश जब भी हरण होगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब जब आप इश्यू करते हैं ना तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है। पर जब जब्त करोगे तो कैंसिल करने के लिए जो क्रेडिट पड़ा है उसको डेबिट करके क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में बोलूं तो अगर किसी का शेयर फॉरफीचर कर रहे हो तो जितना शेयर कैपिटल, जिस राशि से क्रेडिट अभी तक कर रखा है उसी से ही डेबिट कर सकते हो। हाँ, यस, उसी से ही डेबिट कर सकते हो। इसका मतलब और टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो इसको बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू, यानी याचित। देखो मैंने शब्द क्या बोला, याचित पूंजी। केवल कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ कैपिटल होना चाहिए। लोग समझते हैं कि साहब हमने पैसा तो प्रीमियम का भी मांगा था। नहीं भाई, ये अकाउंट कैपिटल है। कैपिटल का मतलब आपने पूंजी के रूप में जो अभी तक उससे राशि मांगी थी, उस राशि जितनी मांगी थी, जितनी मांगी थी, चुकाई नहीं, जितनी मांगी थी केवल उसी से ये क्या होगा? डेबिट होगा। अच्छा सर, इसका मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल अगर चारों मांग ली तो 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए से डेबिट हो जाएगा। और अगर फाइनल कॉल नहीं मांगी है 2 रुपए की तो 8 रुपए से डेबिट हो जाएगा। बस केवल, हाँ, अच्छे शब्दों में बोलूं कि मांगी गई पूंजी की राशि से हरण तक, यानी जो शेयर फॉरफिट कर रहे हैं उसमें आपने जितनी राशि पूंजी की मांगी है उस राशि से ये अकाउंट क्या कर लेना? डेबिट कर लेना। ये अपने आप में क्वेश्चन होता है, हरण की स्थिति में शेयर कैपिटल अकाउंट किस राशि से डेबिट होता है? तो वो याचित मूल्य, मांगी गई पूंजी की राशि से डेबिट होता है। याद रखना बेटा, प्रीमियम कभी पूंजी का भाग नहीं होता है। अच्छा सर, प्रीमियम कब डेबिट होगा? तो बेटा सुन लो, अगर कभी शेयर प्रीमियम पर जारी हुआ है तो 2 कंडीशन होगी। या तो प्रीमियम प्राप्त हो चुका है, अगर प्राप्त हो गया तो हरण की प्रविष्टि में वो आएगा ही नहीं। लेकिन अगर प्राप्त नहीं हुआ, मांगा तो था, तो जब मांगा था तब आपने एंट्री में क्रेडिट कर लिया था, तो उसको कैंसिल करने के लिए वो डेबिट तभी होगा जब मांगा और प्राप्त नहीं हुआ। तो यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या होगा? डेबिट स्टार मार्क। कब होगा डेबिट? अगर मांगा और प्राप्त हो चुका तो नहीं आएगा यहां पर, और अगर मांगा और प्राप्त नहीं हुआ तो जो पहले क्रेडिट कर रखा था उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, और सर क्रेडिट क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट। सर आपने एप्लीकेशन क्यों नहीं लिखा? बेटा एप्लीकेशन तो सब लोग फिल करते हैं, उसमें डिफॉल्ट हो ही नहीं सकता। डिफॉल्ट की शुरुआत अलॉटमेंट से हो सकती है।
टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल्स, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, दोनों कॉल्स। बेटा ध्यान रखना, ये वो राशि है जो आपने मांगी थी, ड्यू बट नॉट पेड, यानी ये देय तो है पर अभी क्या चल रही है, बकाया है। हाँ, ये बकाया राशि को रिप्रेजेंट करता है। याद रखना बेटा, इसकी जगह वैकल्पिक रूप से क्या हो सकता है, इन अकाउंट की जगह पर, इन अकाउंट की जगह पर टू कॉल्स इन एरियर हो सकता है। हाँ सर, कब हो सकता है बेटा, तब हो सकता है जब आपने ये खाते पहले ही कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर दिए थे। अगर ये नहीं, अगर ये अकाउंट ओपन नहीं है तो इस अकाउंट को बंद कर दो, अगर ये अकाउंट पहले ओपन कर रखा है तो इस अकाउंट को क्लोज कर देना। मतलब कॉल्स इन एरियर अकाउंट इनकी जगह तभी आ सकता है जब ये अकाउंट पहले से खोल रखा है, अदरवाइज नहीं आ सकता। तो देखो, ये मांगी गई राशि, ये राशि बकाया है, इसका मतलब जो चुका दिया वो चला गया शेयर फोर फीचर। मतलब इसमें क्या आता है, पूंजी की कौन सी राशि, प्राप्त राशि। यस, इसका मतलब सीधा सीधा क्लियर है। पिछली स्लाइड पे हमने कहा था, इस स्लाइड से 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। अंश हरण करने का अधिकार किसके पास, संचालक मंडल के पास। अंश हरण का अर्थ क्या है, किसी शर्त का विखंडन करने पर संपत्ति का अधिग्रहण करना। और कब कर सकते हैं, हाँ सर, तब कर सकते हैं जब या तो बकाया याचना का भुगतान नहीं किया या बकाया याचना पर ब्याज का भुगतान नहीं किया। सर फिर चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है, अंश हरण करने पर हरण की प्रविष्टि में पूंजी खाता किस राशि से डेबिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट से डेबिट होगा। और अगला क्वेश्चन किस राशि से होगा, मांगी गई राशि से, मांगी गई कुल राशि से या मांगी गई पूंजी की राशि से। तो मांगी गई पूंजी की राशि से, ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन होता है कि हरण की प्रविष्टि में अगर प्रीमियम प्राप्त हो गया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्या करेंगे, ना डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे, उसका जिक्र ही नहीं होगा। ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। फिर बात आता है कि यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी अंशधारी से अलॉटमेंट का पैसा मांगा, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा और उन्होंने नहीं दिया और हमने उसको शेयर कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर दिया, तो बताएं अब हरण की प्रविष्टि में क्रेडिट क्या होगा, ये अकाउंट क्रेडिट होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। अब तो कॉल्स इन एरियर क्रेडिट होगा, ये ध्यान रखना। और फिर पूछेगा कि हाँ, अंश हरण करने पर हरण खाते में कौन सी राशि जाती है, कुल प्राप्त राशि जाती है या पूंजी की प्राप्त राशि जाती है। तो सर केवल पूंजी की क्या जाती है, प्राप्त राशि जाती है। बेटा ये ध्यान रखना। और ये देखो कितना इक्वेशन सिंपल है, मांगा, नहीं चुकाया और चुकाया, 3 शब्दों के अलावा कोई शब्द ही नहीं है। अब अगर आप एक बात सोचो, कई बार स्टूडेंट एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा गुमराह हो जाता है। वो कहता है सर मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आया कि अंशों का निर्गमन किया जा सकता है सम मूल्य पर, प्रीमियम पर, बट्टे पर, उपरोक्त सभी। तो मैंने कहा इसका आंसर उपरोक्त सभी है। तो फिर बच्चा आर्गुमेंट करता है कि सर कंपनी एक्ट में शेयर तो डिस्काउंट पे इश्यू हो ही नहीं सकता। तो मेरा जवाब है कि बेटा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। उसने क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि जनता को अंशों का निर्गमन, नहीं कहा ना, उसने केवल अंशों का निर्गमन पूछा है।
स्वेट इक्विटी का निर्गमन बट्टे में हो ही सकता है ना। हाँ, जनता को अंशों का निर्गमन बोले ना तो बेटा सममूल्य पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, लेकिन बट्टे पर नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। अच्छा, शेयर फोर फीचर में कौन सी राशि जाएगी? जो पूंजी के रूप में राशि प्राप्त हुई है केवल वही जा सकती है। और फिर अगला क्वेश्चन आता है कि शेयर फोर फीचर अकाउंट का बैलेंस आप कहां पर दिखाएंगे? तो याद रखना, शेयर फोर फीचर जो है जब्त किया गया पैसा है, वो कंपनी अपनी बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल का हेड आएगा उसके अंदर उसको डिस्क्लोज करेगी। याद रखना, गलती से कहीं रिजर्व एंड सरप्लस का जवाब टिक मत लगाना। कहां जाएगा? शेयर कैपिटल हेड में जाएगा। और फिर एक बात ध्यान रखना, जितनी राशि प्राप्त हो गई, शेयर फोर फीचर में जितना पैसा प्राप्त हो गया उससे ज्यादा आप री इश्यू पे डिस्काउंट नहीं दे सकते। पुनर्निर्गमन पर बट्टा देने की, देखो पहले याद रखना, एक होता है इश्यू, अंशों का निर्गमन जो है जनता को, वो बट्टे पर नहीं हो सकता। लेकिन पुनर्निर्गमन जो है वो बट्टे पर हो सकता है, क्योंकि पुनर्निर्गमन को बोलते हैं सेल ऑफ शेयर, अंशों का विक्रय बोलते हैं उसको। उसको पहले वाले को बोलते हैं अंशों का निर्गमन, इसको बोलते हैं अंशों का विक्रय। हाँ, अंशों का विक्रय जो है वो आप डिस्काउंट पे कर सकते हो। तो सर कितना दे सकते हैं? बेटा जितना इसके अंदर पड़ा है उतना दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो इसकी लिमिट कितनी होगी? जितना पैसा जब्त खाते में पड़ा है उतना आप री इश्यू पर डिस्काउंट दे सकते हो। अगर कम दिया, डिस्काउंट कम दिया, तो जो बाकी पैसा पड़ा है वो कैपिटल प्रॉफिट हो गया आपका, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। हाँ, अकाउंट्स कहता है कोई अकाउंट अगर क्रेडिट हुआ है तो वो डेबिट होके खत्म होगा। ये अकाउंट डेबिट कब हो जाएगा? जब री इश्यू करोगे डिस्काउंट पर। और अगर नहीं दिया तो वो खत्म करने के लिए उसको कैपिटल रिजर्व में क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सर बताओ, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि हरण खाते को कहां दिखाएंगे तो क्या बोलोगे? सर शेयर कैपिटल हेड में दिखाएंगे उसको। चलो एग्री। सर अंशों के पुनर्निर्गमन पर कितना बट्टा दिया जा सकता है? जितना जब्त खाते में प्राप्त राशि है। अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल कि ये 10 रुपए है, इसमें से 6 रुपए प्राप्त नहीं हुए, 4 प्राप्त हो गए। कितने प्राप्त हो गए? 4। तो आप क्या बोलोगे? सर बिल्कुल आपने सही बात बताई है, 4 प्राप्त हो गए। अब बताओ मुझे न्यूनतम कितने रुपए के लिए शेयर जारी करना? 4 तो प्राप्त हो गए, प्राप्त कितने नहीं हुए थे? 6। उसकी तलाश में मेरे को री इश्यू करना पड़ा। तो न्यूनतम कितने रुपए के लिए री इश्यू होना चाहिए? 6 रुपए के लिए, क्योंकि अधिकतम री इश्यू पे डिस्काउंट तो 4 हम देकर वो भरपाई कर ही सकते हैं ना। हाँ सर ये बात तो है। फिर अगली बात ये आती है कि अंशों के पुनर्निर्गमन पर जो लाभ हुआ वो किस प्रकृति का है? देखो अंशों के पुनर्निर्गमन पर जो लाभ हुआ ना, वो आपका कैपिटल नेचर का है, वो पूंजीगत लाभ है। वो कैपिटल रिजर्व में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। अच्छा, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब भी कभी हाँ फॉर फीचर का आप क्वेश्चन करें तो याद रखना, शेयर्स क्वेश्चन में आएंगे, आपको कैलकुलेशन एक शेयर पे करनी है। कैसे करनी है वो तरीका बताऊंगा। अगर वो तरीका सीख गए ना तो आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता, आपको एंट्री करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ सर, अगर वो जरूरत नहीं है तो हमारा काम और आसान हो जाएगा, बशर्ते कि क्वेश्चन में आपकी ग्रिप जो है वो वैसी एडवांस हो जाए कि आपको क्वेश्चन करने का फिर मजा आए। ठीक है सर, ये बात तो हमें पता चल गई। अब सर क्या है जो हम क्वेश्चंस करते हैं? सर आपने जो बोला कि पर शेयर आपको कैलकुलेशन करनी है, तो सर ये तरीका क्या होगा पर शेयर का? अब हम उस तरीके की बात करते हैं
और क्वेश्चन करने का जो मैं आपको तरीका बताऊं उस तरीके को आप अच्छी तरह समझ लेना। उसके बाद आपको कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो जाए। सर कैसे? एक एग्जांपल देता हूं। ये एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर एट द रेट 10 रुपीज फेस वैल्यू इश्यू किए। ठीक है। राम के पास, अब इसकी राशि बता देता हूं पहले। एप्लीकेशन 2 रुपए की, अलॉटमेंट 5 रुपए की, फर्स्ट कॉल 2 रुपए का और सेकंड और फाइनल कॉल 1 रुपए का 10 रुपए। ठीक है सर, आपकी बात समझ में आ गई। राम के पास क्या था? राम के पास 500 शेयर्स थे। उसने क्या किया? प्रथम और द्वितीय याचना, फर्स्ट और सेकंड कॉल याचना का भुगतान नहीं किया। ओके, नहीं किया तो उसके शेयर क्या हो गए? जब्त हो गए। और उनका, और क्या किया? 500 में से 300 अंश, कितने अंश? हाँ, 300 अंश क्या किया? 8 रुपए प्रदत्त। प्रदत्त का मतलब है कि 8 रुपए पैडअप के हिसाब से पुनर्निर्गमन किया। देखो शब्दों की बनावट देखो आपको मैं सिखाता हूं। कैलकुलेशन पर शेयर पे करनी है। बिल्कुल सर, पर शेयर पर। एक शेयर कितने का है सर? 10 रुपए का। क्या पूरे पैसे मांग लिए? हाँ, पूरे पैसे मांग लिए, तभी तो हम बोल रहे हैं कि प्रथम याचना और द्वितीय याचना का भुगतान नहीं किया। तो हमारा शेयर कैपिटल किससे डेबिट होगा? 10 रुपए से। मैं कैलकुलेशन देखो पर शेयर पे कर रहा हूं। ओके सर, क्या क्या राशियां नहीं चुकाई? अरे नहीं चुकाई, क्या क्या राशियां नहीं चुकाई? फर्स्ट और सेकंड कॉल, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल। कितने कितने रुपए का? 2 और 1 3। तो इसका मतलब शेयर फॉर फीचर में 7 रुपए चले गए। आप री इश्यू पे डिस्काउंट 7 रुपया दे सकते हो। हाँ, और आपने क्या किया? री इश्यू किया। मैं अब सिंपल सी बात बोलूं, एंट्री की भी जरूरत नहीं है। कितना पैसा मांगा? 10। कितने नहीं दिए? 2 और 1 3 नहीं दिया, तो कितना दिया? 7। फॉर फीचर अकाउंट में पर शेयर का कितना चला गया? 7 रुपए चला गया। रीइश्यू पे डिस्काउंट कितना दे सकते हो? 7 दे सकते हैं सर। तो कर दे रीइश्यू। कितने में किया? 8 रुपए पर। 10 का शेयर 8 में रीइश्यू किया तो 2 रुपए डिस्काउंट दिया। 7 दे सकते हो, 2 दिया तो कितना बच गया? 5 रुपया एक शेयर का कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो सर अगर एक शेयर का 5 कैपिटल रिजर्व में जाएगा, कितने शेयर इश्यू किए हैं? 300। तो सर 300 के हिसाब से 1500 रुपए तो कैपिटल रिजर्व में चला गया। हो सकता है कि वो आपको ये बोल दे कि नहीं भाई, आप तो ये बताओ पुनर्निर्गमन के बाद हरण खाते का शेष क्या है। अरे भाई 500 शेयर थे, 300 का तो हिसाब खत्म हो गया। अब कितने शेयर रीइश्यू नहीं किए? 200। तो उसका जवाब भी दे देता हूं। 200 शेयर और 1 का कितना पड़ा हरण खाते में? 7। ये लो, जवाब आपके सामने है, 1400 रुपए। यस, वो दोनों बातें पूछ सकता है कि साहब कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। वो ये भी पूछ सकता है कि हरण करने के बाद कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, और पुनर्निर्गमन करने के बाद में, हाँ बेटा, क्या करने के बाद में? पुनर्निर्गमन करने के
बाद में सॉरी पुनर्निर्गमन करने के बाद में हरण खाते का शेष क्या होगा तो आप वो भी पता कर सकते हैं। अब अगली मेजर बात आती है कि सर जब री इश्यू करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? बहुत सिंपल सा काम है। क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल 10 का। आपने क्या किया? कितने में री इश्यू किया? आपने री इश्यू कितने में किया? हाँ 8 रुपए में किया। तो 8 रुपया आपके पास आ गया और 4 फीचर जो क्रेडिट पड़ा था उसमें से कितना काम में ले लिया? 2। देख लो आप कितना पड़ा था? 7। 2 काम आ गया। अभी भी 5 पड़ा है। लो तो 5 पड़ा है तो 4 फीचर अकाउंट डेबिट 7 रुपए से क्रेडिट हुआ था ना, हमें डेबिट करके खत्म कर रहा हूं। 2 तो पुनर्निर्गमन में काम में ले लिया और हाँ बाकी कहां चला गया? कैपिटल रिजर्व में। ये लो पर शेयर कैलकुलेशन करने में गलती तो हो ही नहीं सकती क्योंकि क्रेडिट किससे हुआ था? हाँ सर 7 रुपए से हुआ था तो भाई डेबिट भी 7 से ही होगा। ओके सर। सर और क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है? तो मैं बता देता हूं बेटा और क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं आपको, उससे आपको पता चलेगा। देखो जैसे एक शेयर है 10 रुपए का फेस वैल्यू, ओके, और अभी उस पे कॉल्ड अप किया कितने रुपए? 8 रुपए। ये लो 7 रुपए कॉल्ड अप किया। इसका मतलब क्या है पता जानते हो? इसका मतलब यह है कि कंपनी अभी इससे 3 रुपए और मांग सकती है। ठीक है सर, मान लिया। अच्छा अब इसके शेयर जो है कंपनी ने इसका शेयर क्या किया? ये लो ऐसा अलॉट बना देता हूं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5 फर्स्ट एंड सेकंड कॉल बैलेंस। अच्छा सर उसने क्या किया? अरे भाई उसने क्या किया? अलॉटमेंट का पैसा या थोड़ा और चेंज कर देता हूं। ये लो उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया। ये लो साहब यहां तक मांग लिया था, ये नहीं चुकाया। तो आप क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे ना कि सर यस 4 फीचर में कितना चला गया रुपया? 7 में से कितने नहीं चुकाए? 4। 3 रुपए आप रीइश्यू पे डिस्काउंट दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? मान लिया सर दे सकते हैं। और क्वेश्चन अब ये बोलता है कि उसको वो शेयर जो है वो 7 रुपए फुल्ली पेडअप वर्ड यूज कर रहा हूं, पूर्ण प्रदत्त के हिसाब से पुनर्निर्गमन कर दिया। अच्छा मतलब कंपनी कह रही है कि भाई तू तो 7 रुपए दे दे, तेरे से पैसा हम आगे मांगेंगे ही नहीं, कोई कुछ नहीं मांगेंगे, फुल्ली पेड अप। तो आपने उसको 10 का शेयर कितने में दे दिया? 7 में दे दिया। मतलब 3 रुपए का प्योर आपने उसको डिस्काउंट दे दिया तो 3 रुपया दे सकते हो, 3 दे दिया। हो गया आपका काम। क्या हो गया आपका काम? अब कैपिटलिज्म में अमाउंट कितना जाएगा? 0 जाएगा। यस देख लो ना, आपका काम हमेशा पता चले तो वो इस तरीके से हो कि आपका काम हो जाए, पूर्ण प्रदत्त वर्ड आ जाए, फुल्ली पेडअप के हिसाब से रीइश्यू किया है तो इस तरीके से करना है। और पिछले वाले क्वेश्चन में देखो मैंने क्या वर्ड यूज किया था? प्रदत्त अलग चीज होती है बेटा और फुल्ली पेडअप अलग चीज होती है। इन दोनों में ध्यान रखना। ये आपके प्रीवियस मॉक टेस्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था जिससे कि बच्चे उन गलतियों से कुछ
एनालाइज कर पाए और कुछ सीख पाए, तभी बेटा क्या है, उसका पर्पज सॉल्व होता है। ठीक है सर, ये जब क्वेश्चन अगर आता है तो हमें जो बातें ध्यान रखनी है वो एक बार आप सर वापस बता दो। लो मैं वापस बता देता हूं, सुनो। अंश हरण करने का अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। अंश हरण करने का अर्थ है किसी शर्त के विखंडन पर संपत्ति का अधिग्रहण करना। अंश हरण किया जा सकता है अगर बकाया याचना और याचना पर ब्याज का भुगतान ना किया जाए तो। अंश हरण करने पर डेबिट क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। किस राशि से, याचित मूल्य। याचित मूल्य का मतलब पूंजी की मांगी गई राशि से। सर क्या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो सकता है, अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो हो सकता है। सर क्रेडिट क्या राशियां होगी, बकाया राशियां जो ड्यू हुई पर पे नहीं हुई, इसी को हम कॉल्सिन एरियर बोलते हैं। पर कॉल्सिन एरियर का नाम कब लिखेंगे, जब पहले से अकाउंट ओपन कर रखा हो। और शेयर फॉर फीचर में क्या जाएगा, पूंजी के रूप में प्राप्त राशि, और यही आपके हरण खाते में प्रदर्शित होगी। और हरण खाते का शेष बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल हेड में दिखाया जाएगा। और अगर बोले कि पुनर्निर्गमन के बाद हरण खाते के शेष को कहां दिखाते हैं, तो पुनर्निर्गमन जिन शेयरों का कर दिया उससे संबंधित राशि कैपिटल रिजर्व में जाएगी, वो पूंजीगत लाभ होता है। फिर बात आती है कि क्या अंशों का विक्रय किसको बोलते हैं, तो पुनर्निर्गमन जो होता है ना उसी को सेल ऑफ शेयर बोलते हैं। और सेल ऑफ शेयर पे सर डिस्काउंट दिया जा सकता है, हाँ दिया जा सकता है। कितना दिया जा सकता है, जितना हरण खाते में प्राप्त आपके पास है। और सर न्यूनतम कितने रुपए के लिए पुनर्निर्गमन करना चाहिए, जितना जब्त खाते में पड़ा है वो तो आ चुका है, जो शेष राशि है उसके लिए आप रीइश्यू कर सकते हैं। ओके सर। सर जब क्वेश्चन आता है तो हम कैलकुलेशन कैसे करें, बेटा पर शेयर पे करना। हमेशा क्वेश्चन इजी रहेगा, आसान रहेगा और आप उस पर अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा सर, और सर जब हम यूज करेंगे तो क्वेश्चन किस तरीके से बना सकता है, मैंने आपको बोला तो कभी कभी बोलेगा हरण खाते का शेष बताओ, कभी बोलेगा पुनर्निर्गमन के बाद हरण खाते का शेष बताओ। वो सब बातें आपको ये ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को करना है। देखो एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो सब बहुत लॉजिकल बनाए जाते हैं। तो जब आप उनके कॉन्सेप्ट को ही तैयार कर लेंगे ना तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। एंट्रीज अगर आपको आती है बहुत अच्छा है, एंट्रीज नहीं आती है तो ये रास्ता आपको सीधा उस पे क्रैक कर देगा और आपको आपसे गलती नहीं होगी बेटा, है ना। हम क्या सीखना चाहते हैं, हम हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत करना चाहते हैं। सर इश्यू ऑफ शेयर में क्या चीजें जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। देखो फिर दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कि इश्यू इश्यू जितने तरीके के हैं वो ध्यान रखना। प्रमोटर को इश्यू है तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, प्रमोटर को इश्यू है तो गुडविल अकाउंट। नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल स्वरूप संपत्ति के बदले भी आप जारी कर सकते हो। अगर आप बोनस शेयर जारी करते हो तो उसको बोलते हैं लाभों का पूंजीकरण। अगर आप स्वेट इक्विटी जारी करते हो उसकी पोजीशन ध्यान रखना। राइट शेयर आप जारी करते हो विद्यमान अंशधारियों को, तो आप उसको ध्यान रखना। तो उससे आपके क्वेश्चन का मौलिक जो बेस है वो आपका मजबूत हो जाएगा। हाँ क्या ध्यान रखना है, अंशों का निर्गमन हर स्थिति का, जनता में स्वेट इक्विटी, बोनस शेयर, राइट शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर और नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल स्वरूप अंशों का निर्गमन, इसको और सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेज आपको आने चाहिए। और याद रखना एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सब पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव, ये याद रखना। और बैलेंस शीट में
किस हेड में कौन सी मद दिखाई जाती है, ये नॉलेज रखना। हां, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं बनाएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि उसका टारगेट ही यही है कि उसको बेसिक और फंडामेंटल जो चीजें हैं वो आपकी बहुत स्ट्रांग चाहिए, अदरवाइज कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो आज हमने जो बात की है वो एक इस पॉइंट पे बात की जिससे आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। बस उसकी प्रैक्टिस जैसे मैंने बताई उसको अच्छी तरह करना, और मैं अगली क्लास लेने से पहले आपको पूछूंगा कि भाई आपकी क्या प्रॉब्लम्स कंपनी की रही, आप उसका मेरे को जवाब देंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी चीजों को और उसी तरीके से पूरी करने की कोशिश करूंगा। जानबूझ के मैंने बोर्ड पे ये पोर्शन लिया है जिससे कि आप इसको समझ पाए और आप इसको डेफर ना करें और ये आपके काम आए। थैंक यू सो मच।